हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी ज्योग्राफी की 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है और हिस्ट्री का जो है हमने 10 क्लासेस कर लिया है। सब प्लेलिस्ट में है, आप 1 बाय 1 क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत हेल्प होगी। और आप सभी ने बोला था कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डेली आपको क्लासेस चाहिए, तो कंटिन्यू बिना हम एब्सेंट किए हर दिन क्लासेस करते हैं और संडे को बहुत धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी जब लाइक करते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और हर दिन ऐसे ही क्लासेस मैं लेकर आती रहूंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। आपको पता है कि हम 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसके बाद हमको 7 करना है, देन 8 और पॉलिटी भी बाकी है। ठीक है, बहुत जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कल हमने अभी तक ग्लोब पढ़ लिया है, अक्षांश देशांतर पढ़ लिया है, सौरमंडल पढ़ लिया है, हमने प्लैनेट, हमने अर्थ, हमने सन, सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र कैसे होते हैं, आपका जो है दिशाएं कितनी होती हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले आपको पता है जो हाईलाइटेड है आप वो पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए, मानचित्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है और मानचित्र ज्यादा जो है उपयोगी क्यों होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं ना, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। देखो, जब आप पृथ्वी का अध्ययन करना चाहेंगे तब आपके लिए ग्लोब अच्छा होगा। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, मान लो ये पृथ्वी है, इसका केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। क्योंकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए है, राज्य, दिशाएं, गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप जो है मानचित्र का उपयोग करेंगे। आपके घरों में लगा होगा मानचित्र, बहुत सारे लोग लगाते हैं ताकि वहां अच्छे से पढ़ सके कौन सा राज्य कहां पे है। मानचित्र क्या करता है, पृथ्वी है ना, उसकी सतह या इसके एक भागे का पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। आप जानते हैं ना, मानचित्र जो है वो चपटी सतह पर खींचा गया होता है और ये पृथ्वी की सतह का एक भाग का पैमाने के माध्यम से। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब जैसे पृथ्वी मान लो गोल है, इसको पूरी तरह से अगर आप सोचे चपटा कर दे तो यह असंभव है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। अब मानचित्र तो बहुत तरीके के होते हैं, आपने देखा ही होगा। और कुछ मानचित्र जो है बड़ी किताब की तरह हो सकते हैं। और जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, तब ये एक एटलस बन जाता है। आप सभी के पास होगा एटलस। एटलस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दें। अब एटलस जो होता है वो विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ग्लोब से केवल आप पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं ना, बट मानचित्र से तो आप शहर हो गया, देश हो गया, गांव हो गया, इन सभी के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। तो इसीलिए मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से मानचित्र होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए मानचित्र और ग्लोब दोनों का डिफरेंस क्या है और अच्छा क्यों है मानचित्र। ग्लोब में आप किसका अध्ययन करते हैं, मानचित्र में किसका अध्ययन करते हो, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखिए भौतिक मानचित्र, और आप इमेजिन करते जाना कि आपके पास कौन सा इसमें से मानचित्र है। देखो, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर ये सब दर्शाए हों वो है हमारा भौतिक। ओके, क्लियर हो गया या नहीं? अब राजनीतिक, नाम से ही आपको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। राजनीतिक का मतलब राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश तथा राज्य, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है। भौतिक, भौतिक का मतलब नेचुरल चीज से जोड़ दो। नेचुरल क्या है, हमारा पर्वत, पठार, मैदान, नदी। और राजनीति का मतलब, अब राजनीति कहाँ होगा, राज्य में होगा, नगर में होगा, है कि नहीं, शहर में होगा, गांव में होगा, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। याद हो गया आपको? देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो कितना आसान है, लेकिन एग्जाम में ना स्टेटमेंट में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ये दो चीज क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे थीमेटिक मानचित्र के बारे में। देखिए, आपने 2 मानचित्र पढ़ लिया, याद रखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। थीमेटिक मानचित्र पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो सड़क मानचित्र,
वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले को हम थीमेटिक कहते हैं। समझ में आया थीमेटिक किसको बोलते हैं? थीमेटिक का मतलब जो आपको विशेष जानकारी दे, जैसे कि सड़क के बारे में, वर्षा के बारे में, वन तथा उद्योग, ये जो भी दर्शाएगा ना उसको बोलेंगे थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। आपको पता है अगर आप मानचित्र पढ़ते तो आप उसमें दूरी देखते हो, किस दिशा में है, इसका प्रतीक क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब हम दूरी, दिशा, प्रतीक देखते हैं। अभी तक आपको मानचित्र क्लियर हुआ? एक हमने भौतिक पढ़ा, राजनीतिक पढ़ा, थीमेटिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में, क्योंकि ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि मानचित्र के 3 घटक का नाम बताओ, तो दूरी, दिशा, प्रतीक रट लो। ठीक है, अब देखो इस दूरी वाले में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं पूरा पढ़ना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आए। देखो मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, आप जानते हैं छोटा करके ही तो दर्शाएगा ना, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तभी संभव होगा जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ये होता है ना कि हमने इतने को इतना मान लिया, तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, इस प्रकार पैमाना वहां पर लिख दिया जाएगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इस प्रकार किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच का दूरी पता लगा लोगे। तो आपको अगर पैमाना पता होगा तो ही तो लगाएंगे ना। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए बड़े क्षेत्रफल को आप कैसे इतनी छोटी सी चीज में दर्शाएंगे, तो इसीलिए हम लोग छोटे पैमाने का करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर मान लो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ ये आपको समझने के लिए है, तो इसलिए परेशान मत होना कि ये क्या है या समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे याद करेंगे। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं एक छोटे से मानचित्र में दर्शा देते हैं, तो इसके लिए एक पैमाना होता है। और अगर आपको पैमाना पता है ना तो आप आराम से पता लगा लोगे। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, मैंने आपको दूरी बता दिया, नीचे में भी वही सेम चीज लिखा हुआ है। तो देखिए हमने अभी जो है उसके बारे में पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर देखिए पैमाना के बारे में, ये देखो लिखा है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे पैमाना फिक्स कर दिया है, तो आराम से आप किसी भी स्थान की दूरी पता कर लेंगे। अदरवाइज एग्जैक्ट अगर उतना ही मान लो, अगर मुझे 10 मीटर कर करके बनाना हो, तो क्या मैं इतनी छोटे सी चीज पे 10 पूरा पैमाना पूरा मानचित्र बना पाऊंगी? नहीं, इसीलिए पैमाना फिक्स कर दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग होता है इसके। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपने दूरी पढ़ लिया, तो अगर आपको पैमाना पता होगा तो आप आराम से दूरी निकाल लेंगे। अब दिशाएं भी तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उत्तर दिशा किस साइड में, पूरब किस साइड में, दक्षिण दिशा किस साइड में है। फिर यही जब आप रीजनिंग करने बैठते हो तो आपको बहुत दिक्कत होती है। देखिए, एक आपसे प्रधान दिक बिंदु पूछा जाता है, दूसरा आपसे दिक सूचक पूछा जाता है। सबसे पहले मानचित्र में मैं आपको यहाँ पर एक बार ऐसे समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, मतलब ये आपका उत्तर हो गया। ऊपर का हिस्सा जो होता है आपका उत्तर होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका दक्षिण होता है। उसके बाद से दाहिने साइड आपका पूरब हो गया, इस साइड में आपका पश्चिम हो गया। तो ये इस तरीके से दिशाएं बनती हैं। फिर इसके बीच वाली भी दिशाएं इसमें बनती हैं, ये भी हम अभी बात करने वाले हैं इस पर। ठीक है, और यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो आराम से। देखो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर जो है दाहिनी तरफ, ये देखिए तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ऊ का मतलब उत्तर हो गया। तो यह तीर का निशान किसको दर्शा रहा है? उत्तर रेखा को। वहीं पर अगर आप इसके बारे में दूसरी दिशाओं के बारे में देखें, जैसे यहाँ पे पूरब लिख दिया है, यहाँ पे पश्चिम लिख दिया है, यहाँ पे दक्षिण लिख दिया है, तो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं या नहीं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके बारे में आपको पता ही है। तो ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसी को हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रधान दिग्बिंदु कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब में पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब पश्चिम। इसी को हम कहते हैं दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु, याद रखिएगा। इसके बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं। यहां पर देखिए उत्तर पूरब है, ये देखिए उत्तर पूरब,
ये दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ये भी तो 4 दिशाएं हैं, यहाँ पर दिख रही होंगी। तो इन बीच वाली दिशाओं की क्यों हम इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रधान दिग्बिंदु कितने हैं, तो 4 हैं, पूर्व पश्चिम एंड तथा यहाँ पर देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो इसके और ये बीच की दिशाओं का क्या उपयोग होता है? तो किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमको इन बीच की दिशाओं की भी जरूरत पड़ती है। तो वो भी 4 होते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व ये हो गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 8 हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया प्रधान दिग्बिंदु। चलो अब आपसे पूछा जाएगा ये दिक्सूचक क्या होते हैं। ठीक है, दिक्सूचक तो देखिए ये क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एक सुई भी दिख रही होगी जो कि हमेशा ही उत्तर दक्षिण की तरफ होगी। तो इससे आप किसी भी स्थान की दिशाएं बता सकते हो किस तरफ पे है ये। और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी ये दिक्सूचक में जो ये चुंबकीय सुई है इसकी दिशा हमेशा किस साइड में होती है, तो उत्तर दक्षिण। और दिक्सूचक का उपयोग किसमें है, तो सही दिशा का पता लगाना। ठीक है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, दिक्सूचक का मतलब सही दिशा का हम पता लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब आपने दूरी भी पढ़ लिया, आपने दिशाएं भी पढ़ ली। अब कुछ प्रतीक होते हैं जो कि आपको ऐसे ना मैप पे खींचे जाते हैं, ताकि और बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अच्छा इसको ये वाला जो प्रतीक होता है वो नदी का है, ये जो है सीमा का है, ये पक्की का है, ये कच्ची का है। इस तरीके के जो दिशाएं होती हैं वो सभी आराम से दिशाएं नहीं, प्रतीक सभी आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं मानचित्र में। देखो, प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मानचित्र के 3 घटक हैं, पढ़ा आपने, दूरी हो गया, दिशा हो गया, प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र का तीसरा जो होता है प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति, जैसे मान लो भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्ष हो गए, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। मान लो आपको मानचित्र पे कुआं दिखाना है, तो क्या आप बैठ के ऐसे कुआं बनाएंगे, या फिर वृक्ष को दिखाना है? ये संभव नहीं हो पाता है मानचित्र पर। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, प्रतीक का यूज करते, सिंबल्स का। इसीलिए निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र और रेखा का उपयोग कर देते हैं, क्योंकि एक तो ये आराम से बन जाएगा, सभी समझ भी जाएंगे। तो ये प्रतीक, और ऊपर से कम स्थान भी लेगा। ये प्रतीक कम स्थान में आपको ज्यादा जानकारी देगा। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को हम आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे मानचित्र पे जो है पक्की सड़क दिखाना है, तो मैं बस ऐसे लाइन खींच दूंगी, बन हो गया, ये सभी समझ लेंगे। मान लो मुझे कच्ची सड़क दिखाना है, तो ये, और ये सिंबल कभी कभी पूछेगा, ये सिंबल बना के दे देगा कि बताओ ये किसका है, मिलान करो। तो इसलिए ये इसको हल्के में मत लेना, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। और अगर आप एक क्षेत्र की, मान लो आप कहीं गए, वहां की आप भाषा नहीं जानते हो, बट प्रतीक जो है ये हर मानचित्र पे सेम होगा, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चिन्हों की मदद से आप समझ जाएंगे। तो एक बार आप इन चिन्हों को देख लीजिए, इसका नाम और प्रतीक। देखो, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो बड़ी लाइन का ये है सिंबल, मीटर लाइन का ये है, और रेलवे स्टेशन का ये है। समझ गए। पक्की सड़क का ये है, और कच्ची का तो आप समझ ही गए हो, ये रहा। मान लो मुझे सीमाएं दिखानी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये हो गया। ठीक है, राज्य को दिखाना है तो ऐसे बन गया, और जिला दिखाना है तो ये लास्ट वाला। ठीक है, नदी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये रहा नदी। कुआं को एकदम काले में दिखा दिया गया है। तालाब जो है थोड़ा सा तालाब की तरह बनाया है। नहर भी थोड़ा सा देख सकते हो आप, एच की आकार में बना हुआ है। और ये रहा आपका पुल। ठीक है, 1 से 2 बार इस सिंबल को देख लेना। मंदिर आपका ये रहा, गिरजाघर आपका ये रहा, ये आपका मस्जिद है, और ये आपका छतरी है। ठीक है, समझ गए। तो कहीं पर भी मानचित्र में से दिखा के तो इन समझ जाएंगे, अच्छा ये मंदिर का सिंबल है, ये गिरजाघर का है। पोस्ट ऑफिस आपका पीओ लिखा रहता है, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। और ये आपका पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। ठीक है, आपको कोई बस्ती दिखानी है तो आप बस्ती के लिए ये रेड वाला सिंबल दिखा देते हो, कब्रिस्तान के लिए ये वाला दिखा देते हो। तो ये मान लो अगर मिलान करने के लिए आ जाता है, एक साइड में बस्ती लिखा रहेगा, बोलेगा मिलान करो, पता रहेगा बस्ती ऐसा दिखेगा तभी तो मिलाओगे। इसीलिए इसको देखो अच्छे से। हमको किसी वृक्ष को बनाना है तो हम बड़ा सा ऐसा पेड़ नहीं बनाएंगे कि लाओ इसमें आम का पेड़, ये इसका पेड़ है, नहीं। हम सिंपल सा एक ऐसे छोटा सा बस बन गया पेड़। तो ये हमारा पेड़ का है और ये हमारा घास का है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये होता है प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक हमने पढ़ लिया। अब इसकी मदद से आप आराम से देख लोगे कि अच्छा मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है, राज्य ये है, और पक्की सड़क ये है, बड़ी लाइन ये है। बस सिंबल ही ऐसा बना रहेगा, आप समझ जाएंगे, सभी लोग समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप कमेंट करते जाओ। मुझे ये बताओ ये किसका है,
ये इसका नाम बताओ, इस प्रतीक का। कमेंट करते जाइए, अभी मैंने जस्ट बताया है। ये बताइए, ये इसका नाम बताइए, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और ये ग्रीन वाले का नाम बताओ। और आप मुझे इसमें से बताइए कि ये इसका नाम क्या है, इस प्रतीक का। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से ऐसे स्क्रॉल करके एक बार पढ़ लेना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, अब आपको समझ में आ गया प्रतीक किसे कहते हैं, तो वो आप आराम से कलर से समझ जाओगे। अब रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। रेखा चित्र जो है एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लो आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपके मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा सा आरेखण, आपने देखा नहीं, आपको कोई जानकारी बतानी तो बोलते हैं अच्छा तुम उधर से जाना तो सीधे आ जाना, फिर लेफ्ट ले लेना, राइट। तो ये क्या है, ये क्या एक तरीके से हमारे द्वारा बनाया गया होता है ना, कि आपको कोई रास्ता बताना है तो आप अपने हिसाब से बता देते हो। तो ये क्या है, ये कच्चा आरेखण ही तो है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की ही सहायता से, क्या आपको किसी का रास्ता बताना है तो इसके लिए आप बैठोगे पैमाना बनाने कि अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, अब ये उधर से नहीं, आप सीधे उसको एक बता दोगे कि ये ऐसे ऐसे करके आ जाना, पहुंच जाओगे। तो सेम इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कच्चा आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, तथा इसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। समझ गए आप, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। तो रेखाचित्र अब कभी आप भूलोगे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पैमाने पर आधारित नहीं होता है, याद रखिएगा, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे कि आपको किसी को अपना घर का रास्ता बताना है तो आप पैमाने से नहीं बल्कि कच्चे आरेख की हेल्प लोगे, मतलब अपने आप से सोचोगे कि किस तरीके से मैं बताऊं कि ये आ जाए। अब एक तरफ हो गया हमारा रेखा चित्र। अब खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र को, मान लो ये छोटा सा क्षेत्र है, इसको बड़े पैमाने पर खींचा गया है, एक मिनट को, ये बड़ा पैमाना है, इस पर जो है एक छोटे क्षेत्र को खींचा गया, जो ये रेखा चित्र होगा, इसी को हम बोलेंगे खाका। ठीक है, ये एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो खाका आपको समझ में आया। खाका आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो मान लो आपको कोई कमरा है, ये रहा, अब इसकी आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो आप मानचित्र में नहीं दिखा सकते हो ना, तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच लेंगे, जिसको हम खाका कहते हैं। समझ गए, बहुत आसान छोटा सा चैप्टर है। अब यहां से आपका प्रश्न उत्तर स्टार्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसको जरूर कीजिए। और जो मैं पूछती हूँ, एक तो मैं सारा बता देती हूँ, एक दो आपसे पूछती हूँ, उसका आंसर दे दिया करो। देखो, मानचित्र के 3 घटक अभी आपने पढ़ा, दूरी, दिशा, प्रतीक, पढ़ा या नहीं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, आपका वही हो गया ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 हो गया। दिक् सूचक बता दो क्या होता है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हो, ये आप मुझे बताइएगा प्लीज। एक क्वेश्चन तो बता ही देना। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होता है, क्योंकि आप ग्लोब पे केवल पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हो, बट आप मानचित्र पे के लिए आप राज्य हो गया, राज्य हो गया, गांव हो गया, जिले हो गए, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ये इसीलिए एकदम पहली जो हम पढ़ रहे थे ना, वही है। मानचित्र और खाका के बीच अंतर, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ ही रहे थे कि रेखा चित्र किसको कहते हैं। रेखा चित्र वही है कि आपको रास्ता बताना है, वहां पर आप एक अच्छा आरेखण खींचते हो, ये जो है पैमाने पर नहीं होकर याददाश्त पे होता है। बल्कि जो खाका होता है वो क्या होता है, बड़े पैमाने को एक रेखा चित्र पर हम खींच सकते हैं, जैसे कि, तो उसको हम बोलते हैं खाका। जैसे कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे ना, मानचित्र 3 टाइप के, जैसे कि भौतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, थीमेटिक हो गया। तो इसमें से आप मुझे बताओ कौन सा वाला ज्यादा जानकारी देगा। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, बहुत ही आसान है, जैसे कि ये वाले प्रतीक हैं। अब आप सभी का नाम लिख के पूरा भरोगे नहीं, और ये जो प्रतीक होते हैं ये सभी को पता होता है कि अच्छा ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, या आपकी कच्ची सड़क होगी, पक्की सड़क हो गई, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें हेल्प करेगा, कोई किसी भी क्षेत्र का हो, किसी को कोई भाषा का ज्ञान ना हो, फिर भी वो इसके मदद से आराम से समझ जाएंगे। ओके, समझ गए या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं, भौतिक होते हैं, थीमेटिक होते हैं, राजनीतिक। तो हमने पढ़ा था ना अभी, भौतिक वाला तो आपका नेचुरल चीज हो गया। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आप लोग
समझ सकें। ये देखिए, भौतिक मानचित्र में आप क्या करते हो, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों के बारे में देखते हो। राजनीतिक वाला आपका राज्यों से रिलेटेड हो गया। और थीमेटिक मानचित्र आपका क्या होता है, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग। तो वन और उद्योगों से रिलेटेड जो भी मानचित्र होगा वो आपका थीमेटिक होगा। समझ गए या नहीं? तो इसलिए आप इसको भौतिक मत कर देना, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नीले रंग का इस्तेमाल आप जानते हो जलाशय के लिए करते हैं। दिक सूचक का उपयोग हम मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, दिक सूचक का, जिसकी जो चुंबक की जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की ही तरफ होती है, अभी हमने पढ़ा था ना। तो ये आपका किस में होता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक किसके लिए है, मानचित्र के लिए है कि रेखाचित्र या प्रतीक के लिए? आप मुझे बताइए, बहुत आसान है ये, अभी हमने पढ़ा था ना मानचित्र के लिए। चलिए, तो देखा आपने कितने आसान आसान तो क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। और मैंने आपको बोला है कि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट क्लासेस मैं कैसे भी करके हर हाल में ले लेती हूँ। पीडीएफ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ परेशान मत होइएगा। मैं रात तक आपको सारे जितनी भी पीडीएफ बाकी है ना सब भेज दूंगी। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में, और क्लास मिस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब इतना सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हर दिन आपको 2 बजे क्लास जरूर दूं और 12 बजे हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रहो। आप सभी का सीटेट एसएसटी जो भी है ना 55+ नंबर ही आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।